हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट का ही वीडियो बना रहे हैं, तो आज हम लोग फिर से डिटरमिनेंट का ही वीडियो बनाने वाले हैं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जो हायर लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे जेईई मेन दे रहे हों आप एडवांस दे रहे हों, तो इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो हम लोग का है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना क्या है कि जैसे वीडियो नंबर जो 11 डाले हैं, वीडियो नंबर 11, तो उनके लास्ट वीडियो के लास्ट का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो नंबर 11 में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें मिसप्रिंट हो गया है एक। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, थोड़ा उसको हम सही कर देते हैं। जो लोग वीडियो नंबर 11 देख रहे होंगे वो थोड़ा उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो ये उसका इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4, 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 2 और x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0 है। ये है इक्वेशन, ठीक है। और मेरे से, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती से वीडियो में यहाँ पर -1 लिखा गया है, गलती से यहाँ पर -1 हो गया है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा और यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे आप z डाल दीजिएगा, ठीक है। बस यही था जिसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0 है, उसमें हम यहाँ पर 1 लिख दिए हुए हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी सब कुछ वही है। तो चलिए जो हम लोग का टॉपिक है वो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग को सीखना है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये सीखना है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है बच्चों कि होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आप थोड़ा गौर से देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से। इस लीनियर इक्वेशन में जितने भी x y z वाले टर्म हैं हमने उसको LHS में रखा है, और जो भी हमारा कांस्टेंट है, मतलब जिसमें x y z नहीं है, वो हमारा RHS में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या है होमोजीनियस, क्या है नॉन होमोजीनियस। तो सुनिए, अगर ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी लीनियर इक्वेशन का प्रत्येक कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है,
अगर किसी लीनियर इक्वेशन का प्रत्येक कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, मतलब इस d1 का वैल्यू भी जीरो हो जाए, इस d2 का वैल्यू भी जीरो हो जाए और इस d3 का वैल्यू भी जीरो हो जाए, मतलब ये इक्वेशन देखने में कुछ ऐसा लगने लगे, a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं उनके सभी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो। तो अगर बताइए सभी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अगर हम जीरो बना दें तो यही लीनियर इक्वेशंस देखने में ऐसे लगने लगेगा। तो सुनो बउआ, अगर सभी लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, अगर सभी लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए तो उस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी यही है हमारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने आपको क्या कहा कि अगर जो लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर इस लीनियर इक्वेशन के हर एक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जीरो हो जाए, हर एक कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू जीरो हो जाए तो उसे ही कहा जाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ देखिए x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6z इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर y लिखिए, तो आप थोड़ा गौर से देखिए। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को गौर से देखिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं, कांस्टेंट टर्म समझते हैं ना, कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ जिसमें x y z नहीं लगा हुआ हो। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है बाबू, हर एक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो समझे, होमोजीनियस का मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन के हर एक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो, उसे कहा जाएगा होमोजीनियस। अब आप इसको नोट करिए। अब सिखाते हैं नॉन होमोजीनियस क्या है। ठीक है, नोट करिए। अब हम आपको सिखाते हैं नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस सीख लिए कि कांस्टेंट टर्म जितने भी हैं सबके वैल्यू जीरो होने चाहिए। करेक्ट, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन होमोजीनियस वालों की। ठीक है, देखिए ध्यान देखिए, ठीक है। अब सुनिए, अभी हमने क्या कहा कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है अगर सारे के सारे जीरो हो गए तो क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस। लेकिन अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म जीरो ना हुए तो, मतलब इसमें से एक जीरो हो जाए बाकी दो बच जाए, या दो जीरो हो जाए तीसरा बच जाए, या तीनों के तीनों बच जाए मतलब जीरो ना हो। ध्यान सुनिए, अरे भाई तीनों के तीनों जीरो होगा तब ना होमोजीनियस। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी एक नन जीरो हो जाए, मतलब जिसका वैल्यू जीरो ना हो, उसी को कहते हैं नॉन होमोजीनियस। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0,
x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए, क्या सारे के सारे कांस्टेंट टर्म जीरो हैं? नहीं, देखिए ये जीरो नहीं है। तो अगर सभी के सभी कांस्टेंट टर्म जीरो ना हो तो उसे कहते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, यानी ये वाला जो है हमारा नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है। समझ गए? सभी के सभी जितने भी कांस्टेंट टर्म हो, अगर सभी के सभी जीरो ना हो, मतलब कोई ना कोई एक नन जीरो हो जाए, उसे कहा जाएगा नॉन होमोजेनियस, और अगर सारा का सारा जीरो हो जाए उसे कहा जाएगा होमोजेनियस। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। एक बार फिर से, नॉन होमोजेनियस का मतलब हुआ कि सारे के सारे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जीरो नहीं होने चाहिए, और होमोजेनियस का मतलब हुआ कि सारे के सारे वैल्यू जीरो हो जाने चाहिए, मतलब सभी के सभी कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने समझा कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है, ये हम लोग समझ गए। तो चलिए इस टॉपिक को अब हटाते हैं। अब क्या समझना है सर, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अच्छे ढंग से आप लोग थोड़ा सीखिए। ठीक है, जो बात बता उसको बढ़िया ढंग से सीखिए। हम बता रहे हैं अब आपको ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप के लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं। अच्छे ढंग से थोड़ा सीखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं और आपको किसी ने कहा कि इनको सॉल्व करके x निकालो, y निकालो, z निकालो। तो हम आपको क्रैमर्स रूल में इनको सॉल्व करके x कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, z कैसे निकालेंगे, हम आपको समझा दिए हैं। और उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख के आए होंगे। ठीक है, तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन से x कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं, z कैसे निकालते हैं, हम आपको ये समझा चुके हैं। अब मान लीजिए आपने किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, वहां से आपने x भी निकाला, वहां से आपने y भी निकाला, वहां से आपने z भी निकाला। मान लो x निकाला आ गया 0, y निकाला मान लो आ गया 0, z निकाला आ गया 0। टेंशन लेने का नहीं, थोड़ा समझिए। हम आपको x निकालने का तरीका, y निकालने का तरीका, z निकालने का तरीका, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे निकालते हैं सब बता दिए हैं। बताए हैं बाबू, डेल्टा x बराबर डेल्टा 1 बताए हैं, डेल्टा y बराबर डेल्टा 2 बताए हैं, फिर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बताए हैं, है ना। इसी का यूज करके हम लोग x y z निकालते हैं। और मान लीजिए आपने x भी निकाला, y भी निकाला और z भी निकाला, और x y z अगर तीनों के तीनों, मतलब हमारे इक्वेशन में जितने भी अननोन हैं x y z,
जितने भी अननोन हैं एक्स वाई जेड, अगर सभी अननोन के वैल्यू 0 आ जाए तो इस तरह के सॉल्यूशन का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन। और इसी का एक और नाम है, कुछ लोग इसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। जीरो सॉल्यूशन नाम है, जीरो सॉल्यूशन। नहीं समझे हमारा? अगर किसी लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उस लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट हर एक अननोन का वैल्यू, यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, सब के सब 0 आ गए, तो इस तरह के सॉल्यूशन का एक स्पेशल नाम पड़ता है जिसका नाम है ट्राइवियल सॉल्यूशन, या इस तरह के सॉल्यूशन को आप जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए कि ट्राइवियल सॉल्यूशन में क्या होता है। ट्राइवियल सॉल्यूशन में हर एक अननोन का वैल्यू 0 होता है, मतलब x भी 0, y भी 0, z भी 0, जितने भी अननोन हो हर एक अननोन के वैल्यू 0 रहेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन का नाम पड़ा है ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी नोट करिए, इसको भी थोड़ा नोट करिए, क्योंकि अब हम आपको समझाते हैं नॉन ट्राइवियल क्या है। नोट करिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने फिर से, ठीक है, सीगेट ट्राइवियल किसको बोलते हैं? ठीक है, चलिए इससे मान लीजिए आपने, ध्यान देखिए, आपने फिर से इस टाइप का कोई लीनियर इक्वेशन दे देगा आपको, अब बोलेगा सॉल्व करो। आपने वहां से x भी निकाला, y भी निकाला, z भी निकाला। मान लो x का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू आ गया 4, z का वैल्यू आ गया 3। मान लो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, वहां से x भी निकाले हैं, y भी निकाले हैं, z भी निकाले हैं। x आ गया 0, y आ गया 4, z आ गया 3। तो आप हमको बताइए कि क्या x, y, z इन तीनों का वैल्यू 0 आया? इन तीनों के तीनों का वैल्यू 0 आया? नहीं आया, सिर्फ एक का 0 आया, बाकी दो का नहीं आया। या ऐसा भी हो सकता है 2 का वैल्यू हो जाए 0, तीसरा का वैल्यू 0 ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से तीनों किसी का वैल्यू 0 ना हो। नहीं, मतलब आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया और आपने सॉल्व किया, x भी निकाला, y भी निकाला, z भी निकाला। हो सकता है ऐसा आंसर आ गया हो, या ऐसा आंसर, या ऐसा आंसर। मतलब इस केस में भी तीनों के तीनों 0 नहीं है, इस केस में भी तीनों के तीनों 0 नहीं है, और इस केस में भी तीनों के तीनों 0 नहीं है। तो जब हर एक अननोन यानी x, y, z तीनों के तीनों यानी सारे के सारे अननोन के वैल्यू 0 नहीं हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन का नाम पड़ता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और इस नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का दूसरा नाम है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन। कुछ समझे? क्या समझे? सर हम समझ गए कि अगर इक्वेशन में प्रेजेंट हर एक अननोन का वैल्यू यानी x, y, z हर एक अननोन का वैल्यू अगर 0 नहीं आया, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। समझ गए? यानी ये भी नॉन ट्राइवियल है, ये भी नॉन ट्राइवियल है, और ये भी नॉन ट्राइवियल है। तो समझ गए? ट्राइवियल का मतलब क्या हुआ? हर एक अननोन का वैल्यू 0 होना चाहिए, और नॉन ट्राइवियल का मतलब हुआ हर एक अननोन का वैल्यू 0 नहीं, कोई ना कोई एक नॉन जीरो हो जाए बस। जैसे इस केस में भी दो नॉन जीरो है, इस केस में एक नॉन जीरो है, इस केस में तीनों के तीनों नॉन जीरो है। तो ये भी नॉन ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल। आप समझे? अब इसको भी नोट कर लीजिए।
अब हम आपको कुछ और भी अब समझाएंगे, एकदम मजेदार मजेदार बातें सब। तो नोट करिए, नोट करिए। तुम शर्मा के देखोगे जिसे, उस दिल पे कयामत आएगी। तुम शर्मा के देखोगे जिसे, उस दिल पे कयामत आएगी। चल अब यहाँ समझिए, क्या समझना है समझिए, अच्छे तरह से समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया हमने, ध्यान समझिएगा। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अब आप हमको बताइए कि क्या यह लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। तो कहिएगा सर सारे के सारे कांस्टेंट टर्म जीरो हैं, इसका मतलब इसको क्या, कांस्टेंट टर्म मतलब एक्स वाई जेड वाले को छोड़ करके, तो एक्स वाई जेड वाले को छोड़ करके जीरो है, एक्स वाई जेड वाले को छोड़ करके जीरो है, एक्स वाई जेड वाले को छोड़ करके जीरो है। मतलब एक्स वाई जेड वाले टर्म को छोड़ के जो बचेगा वो जीरो होना चाहिए, तो इसमें है। और सारे के सारे जीरो, तो जब सारे के सारे जीरो होते हैं तो इस तरह के इक्वेशन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। यानी ये है हमारे पास होमोजेनियस, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए। और मुझे कहा गया कि इनको सॉल्व करके x निकालिए, y निकालिए और z निकालिए। तो हम आराम से क्या करेंगे, हमारे पास क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल का रूल क्या है कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। ये रूल है हमारे पास। तो इस रूल से आराम से हम x y z निकाल सकते हैं। तो इस रूल से x y z निकालने के लिए मुझे डेल्टा चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए और डेल्टा 3 चाहिए। चलिए बिना देर के हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। कैसा डिटर्मिनेंट, तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होता है, यानी 1 1 2। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट -2 1 1 और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट यानी 1 -1 और -3। ठीक है, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। इधर से लगाइए साइन कन्वेंशन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। सॉल्व करिए, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1। ये 1 इस रो में है बाबू, इस कॉलम में हट गया, कितना बचा 1 1 -1 3 बचा, -3 बचा। फिर यहाँ आइए, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आया। अब ये जो -1 है वो इस सेकेंड रो में है, अब इस सेकेंड रो में हट गया, फर्स्ट कॉलम में हट गया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो ये और ये बचा, मतलब -2 1 1 -3 बचा। फिर लास्ट में यहाँ आइए, 2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में हटा, क्या बता देखिए -2 1 1 -1 -2 1 1 -1। ठीक है, चलिए ऊपर का नीचे का ये 4 को, ये बचा। ठीक है, चलो और ये ठीक है, क्यों गिर रहे हैं भाई। चलिए हो गया, तो सॉल्व करिए इसको।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा -3, फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा, -1 का मतलब हो गया माइनस, तो हो जाएगा 6, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। चलिए देखिए, तो ये जाएगा -2 को 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 5 को माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए ये दोनों कट गया, कितना आंसर आया, डेल्टा का वैल्यू आया -5। हमने अभी आपके सामने में डेल्टा निकाला, कितना आया -5। अब हम लोग जो है डेल्टा 1 भी निकालेंगे, डेल्टा 2 भी निकालेंगे और डेल्टा 3 भी निकालेंगे। तो चलिए आप इसको थोड़ा नोट करिए, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं डेल्टा 1। चलिए डेल्टा 1 मिटा दे इसको, मिटा देना डेल्टा। ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से, हमको डेल्टा कितना मिला याद रखिएगा, डेल्टा जो हमको मिला है -5 मिला है। चलिए ये मिटा दीजिए साइन कन्वेंशन इसका। अब निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब हम समझा दिए थे, डेल्टा 1 है मतलब डेल्टा 1 मतलब पहला, यानी डेल्टा में से ही पहला कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी कॉलम छापो, -2 1 1 1 -1 -3, और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पर कौन लिखा जाता है, ये वाला कांस्टेंट टर्म, तो कितना है 0 0 0। और आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनांट के किसी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 तो पूरे डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया 0। चलो डेल्टा 2 निकाल के देखो, डेल्टा 2 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा 2 का मतलब दूसरा, यानी डेल्टा में से दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये कॉलम छोड़ेंगे तो पहला और तीसरा छाप दो, जिसके जो छोड़े हैं उसके जगह पर कौन लिखेंगे, जो छोड़े हैं उसके जगह पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी 0 0 0। फिर से इस डेल्टा के सेकंड कॉलम का हर एक एलिमेंट 0, इसका वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 0। ये तो प्रॉपर्टी के अंदर बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनांट के किसी भी रो या कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 तो डिटर्मिनांट का वैल्यू भी 0। अब डेल्टा 3 निकालिए, डेल्टा 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरा, यानी इसी डेल्टा में से तीसरा कॉलम को छोड़ दीजिए तो हमारा ये पहला दूसरा छपा जाएगा, 1 1 2 -2 1 1, आज इसको छोड़े उसके जगह पर कौन लिखा है कांस्टेंट टर्म, मतलब 0 0 0। फिर से इस डिटर्मिनांट के भी तीसरा कॉलम का हर एक एलिमेंट 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यानी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा भी निकाल लिया, डेल्टा 1 भी निकाल लिया, डेल्टा 2 भी निकाल लिया और डेल्टा 3 भी निकाल लिया। तो ध्यान सुनिएगा, डेल्टा कितना निकाला -5, डेल्टा 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 निकाल लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 वैल्यू कितना आ गया 0। अब इन सबका तो वैल्यू निकल गया। ध्यान सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डेल्टा चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, डेल्टा 3 सब निकालिए। डेल्टा आया है -5, डेल्टा 1 आया 0, डेल्टा 2 भी आया 0, डेल्टा 3 भी आया 0। अब निकालते हैं x y z, कैसे, थोड़ा इसको नोट करिए, नोट। चलिए अब देखिए, नोट कर लिए। अब तभी आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान अच्छे तरीके से सुनिए। x निकालने का फॉर्मूला बाबू, डेल्टा x इजिकल टू डेल्टा 1 होता है, y निकालने का डेल्टा y इजिकल टू डेल्टा 2 होता है, z निकालने का डेल्टा z इजिकल टू डेल्टा 3 होता है। चलिए रखिए, डेल्टा -5 x हो जाएगा और ये डेल्टा 1 तो 0 है, फिर से यहाँ डेल्टा -5 है तो y हो जाएगा, डेल्टा 2 कितना 0, डेल्टा फिर से यहाँ -5 है z, डेल्टा 3 कितना है 0। अब बताइए, अब आप हमको समझाइए, जब ये
-5 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ से x क्या मिलेगा 0। उस तरीके से ये जाएगा डिवीजन में तो y कितना मिलेगा 0, और जब उसी तरीके से ये जाएगा डिवीजन तो z कितना मिलेगा 0। यानी आपने अभी लिखे हुए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसमें से जितने भी अननोन थे हमारे पास, x भी, y भी और z भी, तीनों के तीनों वैल्यू क्या आ गए 0 आ गए। और आपको पता है जब हर एक अननोन का वैल्यू 0 आता है तो इस तरह के सॉल्यूशन का नाम पड़ता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। यानी अभी जो इक्वेशन था हमारे पास, अभी जो ये लीनियर इक्वेशन था, हमने इनको सॉल्व किया तो कैसा सॉल्यूशन निकला, ट्राइवियल सॉल्यूशन निकला। तो ये भाई आज के बाद एक रूल बनाओ अपने दिमाग के अंदर। क्या रूल सर? आप हमको बताइए ये होमोजीनियस इक्वेशन कैसा, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन, ध्यान सुनो बाबू, ये लीनियर इक्वेशन कैसा था, होमोजीनियस था ना। अपने अंदर एक रूल बनाओ, क्या, ध्यान सुनो, यह लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस था ना, यह लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस था ना। तो मेरे दिमाग में आज के बाद रूल बना कि जितने भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होंगे, जितने भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होंगे, उनका हर हाल में ट्राइवियल सॉल्यूशन होना तय है। नहीं समझें? अभी आपके सामने में ये जो लीनियर इक्वेशन है वो होमोजीनियस था और हमने इनको सॉल्व किया तो x भी 0, y भी 0, z भी 0 आया, और इस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो क्या हम अपने दिमाग में एक रूल बना लें कि जब भी मुझे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिखेगा हम उनका ट्राइवियल सॉल्यूशन फिक्स कर लेंगे कि होना ही है। मतलब हर एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, हर एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में ट्राइवियल सॉल्यूशन होना तय है, फिक्स है, सीख लो। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर होमोजीनियस का सिर्फ ट्राइवियल सॉल्यूशन ही हो सकता है क्या, कि नॉन ट्राइवियल वाला भी पॉसिबल है? आप कहिएगा कि सर आप तो बहुत अच्छा किए कि आप हमको एक रूल याद करवा दिए कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जब भी दिखेगा उसका ट्राइवियल सॉल्यूशन हर हाल में कहेंगे होगा ही उसका आंसर। लेकिन आप हमको बताइए सर कि क्या होमोजीनियस इक्वेशन वाले का ट्राइवियल सॉल्यूशन के अलावा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, बस थोड़ा सा धैर्य धरना है। अभी तुरंत अगला क्वेश्चन करके समझाते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको नोट करें। याद हो गया? याद क्या हुआ सर? हाँ याद हुआ। सर क्या याद हुआ कि हर एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का क्या फिक्स है, ट्राइवियल सॉल्यूशन फिक्स है, ठीक है? अब देखते हैं अगला नॉन ट्राइवियल पॉसिबल है कि नहीं। ट्राइवियल तो होना ही है, ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल वाला हो सकता है कि नहीं, इस पे दिमाग आया। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चल, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक उठाते हैं चीज। क्या है चीज? ध्यान से सुनिए। अब एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं अच्छे ढंग से, आराम से। आप लोग कोई भी स्टूडेंट किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए। मतलब ये नहीं कि सर हम डायरेक्ट 11 नंबर देखेंगे, डायरेक्ट हम 12 नंबर देखेंगे, डायरेक्ट हम 10 नंबर, ऐसा नहीं।
लगातार स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखे आएंगे, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0, x माइनस 7y माइनस z इज इक्वल टू 0। थोड़ा आप गौर से देखिए इस लीनियर इक्वेशन को। मैं आपसे पूछूं कि क्या यह लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है? क्या आंसर आया? बिल्कुल है सर। क्यों सर? क्योंकि एक्स वाई जेड को छोड़ के जो भी बचा, मतलब सारे के सारे कांस्टेंट टर्म कितने हैं? 0 हैं। यानी जब सभी के सभी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस। इसका मतलब ये होमोजीनियस है, क्योंकि सर सारे के सारे कांस्टेंट टर्म तो 0 है, होमोजीनियस। अब देखते हैं इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब आपके मन में एक बात का तो ख्याल आया होगा कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन तो फिक्स हो गया, वो तो होना ही होना है। कौन वाला? ट्राइवियल वाला, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों 0 तो हर हाल में होना है। अब बात करते हैं नॉन ट्राइवियल वाला पॉसिबल है कि नहीं। तो ठीक है, फिर से वही काम, पहले डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब आराम से आप निकाल लीजिए। डेल्टा कितना होगा? डेल्टा बोले तो डिटर्मिनांट, फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट 1 1 1, सेकंड कॉलम में y का -3 4 -7, थर्ड कॉलम में z का -1 -1 -1। और आपको पता है इस डेल्टा का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया। कैसे? हम बता चुके हैं प्रॉपर्टी में कि किसी भी एक कॉलम में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे कॉलम के इक्वल आ जाए तो वो दोनों कॉलम आइडेंटिकल माना जाएगा। तो इस कॉलम में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल, यानी इस पूरे डेल्टा का वैल्यू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा 1 निकाल के देखते हैं। डेल्टा 1 का मतलब पता है, डेल्टा 1 का मतलब हुआ इसी में से पहला रो कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी कॉलम छापो, -3 4 -7 -1 आज इसको छोड़े हैं उसके जगह पे कौन लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म 0 0 0। कितना 0? बिल्कुल 0, क्योंकि इस कॉलम के हर एक एलिमेंट 0 हो गया तो कितना है ना 0। डेल्टा 2 कितना होगा? डेल्टा 2 का मतलब इसी में से डेल्टा में से ही सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, मतलब पहला तीसरा छपा जाएगा और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे सारे के सारे कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे, मतलब 0 0 0। फिर से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 का मतलब इसी डेल्टा में से थर्ड वाले को छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम वाले को, फर्स्ट और सेकंड छाप दीजिए। आज जिसको छोड़े उसके जगह पर कौन आएगा? कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा? 0 0 0। ठीक है, इसका वैल्यू भी 0 आ गया। मतलब इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमने डेल्टा निकाला, डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 3 निकाला और आ गया तीनों के तीनों 0, सॉरी चारों के चारों 0। डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, चारों के चारों 0 हो गए। कुछ याद आया मेरे भाई? अरे पिछले वीडियो में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला में भी समझाए थे कि जब चारों के चारों जब 0 हो जाए तो क्या होता है?
थोड़ा आप इसको नोट करिए, हम समझाते हैं क्या होता है। नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए अब हम आपको समझा चुके हैं, एक बार दोबारा समझाते हैं कि जब चारों के चारों जीरो हो जाएं तो क्या कहानी बनेगा। याद करो मेरे भाई, याद करो दोस्तों, कि क्या बताया। याद करो बच्चों, याद करो, याद करो। क्या बताया था? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। ठीक है, सब जीरो आ गया है। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा 1 भी जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा 2 भी जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा 3 भी जीरो है। अब थोड़ा आप हमको बताइए तो, इसी इक्वेशन को थोड़ा पकड़ लीजिए, पकड़िए और सोचिए, x के जगह पे यहाँ कोई भी रियल नंबर रख दे और उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट तो जीरो आ जाएगा। यानी यह इक्वेशन x के हर एक रियल वैल्यू पे डिफाइंड हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं यहां से x का ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है। उसी प्रकार यहां से भी y का भी ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है। उसी प्रकार यहां से भी z का भी ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है। तो आप हमको समझाइए, ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है x का भी, y का भी, z का भी, और रियल वैल्यू तो इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू भी इनफाइनाइट की संख्या में आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। y का भी बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा, z का भी बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा। इसका मतलब x, y, z का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? किसका कैसे बाबू? ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। हम आपको समझा भी चुके थे, एक बार दोबारा समझें। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, y का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और z का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है इसका मतलब x का वैल्यू भी कुछ भी इनफाइनाइट नंबर में कुछ भी हो सकता है, y में भी कुछ भी हो सकता है, z में भी कुछ हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि x, y, z का बहुत ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब आप हमको बताइए तो, इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है। अब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन में ट्राइवियल वाला होगा एगो, तो बाकी जो बचेगा वो कौन होगा? ये भाई ट्राइवियल वाला ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है, और इस होमोजेनियस इक्वेशन का अभी आपने पता किया कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होने वाला है। और इस बहुत ज्यादा सॉल्यूशन में एक ही ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। ट्राइवियल क्यों होगा? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में समझा दिया हम आपको कि हर एक होमोजेनियस इक्वेशन का ट्राइवियल तो फिक्स है। तो आप हमको बताइए, जब इसका बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा में से एक ट्राइवियल हुआ तो बाकी कौन हुआ? नॉन ट्राइवियल हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्राइवियल भी पॉसिबल है और नॉन ट्राइवियल भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। ध्यान से दिमाग दौड़ाओ कि दुनिया के हर एक होमोजेनियस इक्वेशन का
ट्राइवियल तो फिक्स है, साथे साथे नॉन ट्राइवियल भी होने का चांस है। देखो इस क्वेश्चन में हम बताएं, तो अभी हम दो क्वेश्चन बताएं। एक क्वेश्चन में हम आपको ये समझा दिए कि हर एक होमोजीनियस का ट्राइवियल सॉल्यूशन होना तय है, होगा ही होगा। और दूसरा क्वेश्चन से ये समझा दिए कि होमोजीनियस इक्वेशन का ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। मेरी बात को समझे? क्यों भाई? क्योंकि इस केस को हमने सॉल्व किया और इस केस को सॉल्व किया तो हमको पता चला इनको सॉल्व करने पर बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। अब बहुत ज़्यादा में से तो एक और ट्राइवियल है, तो बाकी कौन हुआ? नॉन ट्राइवियल वाला ही ना हुआ। तो इसलिए होमोजेनियस का ट्राइवियल भी सॉल्यूशन हो सकता है और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन से पता चल गया हमको। तो कोई भी बोले तो फंसाइएगा नहीं। अब इन्हीं बातों को हम कंक्लूड कर देते हैं आपको बढ़िया से कि जब ओनली ट्राइवियल होगा तो क्या केस लिखेंगे, और जब ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल भी होगा होमोजेनियस वाले का तब क्या करेंगे। एक छोटा सा कंडीशन, लेकिन अब हम समझ गए। क्या समझ गए? कि होमोजेनियस का ट्राइवियल तो होना तय है और होमोजेनियस का नॉन ट्राइवियल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए इसको। चलो अब देखिए, कोई भी चीज जो है ना बढ़िया ढंग से सीखें। अब चलिए अब अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ध्यान सुनिए। सीखने में मजा आ रहा है बच्चों? बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत मजा तब आ रहा होगा जब पिछला वाला वीडियो सब देख देख के आप आते होंगे। जरूर देख देख के आइए, डायरेक्ट नहीं कूदना है, मजा नहीं आएगा। चलो आप गौर से इसको देखिए, शौक से देखिए, मुस्कुरा के देखिए। क्या ये होमोजीनियस लग रहा है? कहिएगा सर बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन लग रहा है। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर दो केस, पहला फॉर ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन, अगर किसी ने आपको कहा कि हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सिर्फ ट्राइवियल सॉल्यूशन है, हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल सॉल्यूशन है, ऐसा पॉसिबल तब है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा का वैल्यू जीरो ना हो तब किसी भी होमोजीनियस का सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल पॉसिबल है। डेल्टा कैसे निकालते हैं आपको पता है। डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट। दूसरा, फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन as well as ट्राइवियल सॉल्यूशन। मतलब आपको किसी ने कहा कि होमोजीनियस का तो ट्राइवियल फिक्स है, ट्राइवियल के साथ साथ अगर नॉन ट्राइवियल भी हो रहा हो तो क्या करें। तो सुनिए, जब ट्राइवियल के साथ नॉन ट्राइवियल भी हो रहा हो तो ऐसा पॉसिबल तब है जब होमोजीनियस वाले का डेल्टा कितना हो जाए,
जीरो हो जाए। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिए। याद हुआ कि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल सॉल्यूशन तब होगा जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और किसी भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल भी तब होगा जब डेल्टा क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। कोई जोर दे आप पे दबाव डाल दे कि होमोजीनियस का सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल है, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो करिएगा। और कोई आपको बोले नहीं होमोजीनियस का नॉन ट्राइवियल भी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करके जो भी चीजें सॉल्व करना होगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन पे हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन उठाते हैं, डाल इसको। एक क्वेश्चन देखिए, इफ सिस्टम ऑफ linear equations x plus y minus z is equal to 0, 2x plus lambda y minus plus z is equal to 0 और x plus y minus 2z is equal to 0, having non-trivial solution, then find lambda। ये क्वेश्चन है, नोट करिए क्वेश्चन को, थोड़ा नोट करिए। क्वेश्चन में बोला, क्या बोला कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इनका ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, तो कहता है लैम्डा निकालिए। तो बाबू बताओ ये जो लीनियर इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं है? कहेगा सर बिल्कुल होमोजीनियस है, और होमोजीनियस का तो ट्राइवियल वाला फिक्स होता है, ये तो तय है। अब क्वेश्चन बोल दिया कि ट्राइवियल तो फिक्स हमको पहले से पता है। अरे यार हम आपको बोले ना कि जितने भी होमोजीनियस इक्वेशन उसका ट्राइवियल तो फिक्स है। अब क्वेश्चन बोल दिया कि ट्राइवियल तो है ही, साथ ही साथ नॉन ट्राइवियल भी है। तो अभी तुरंत हम आपको कंडीशन बताएं कि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का ट्राइवियल के साथ साथ अगर नॉन ट्राइवियल भी हो जाए तो ऐसा पॉसिबल तब है जब डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0। नहीं, अभी तुरंत समझाएं कि किसी भी, देखो ये पहले पहचानना कि होमोजीनियस है कि नहीं। ये होमोजीनियस तो है, और इस होमोजीनियस का नॉन ट्राइवियल है सॉल्यूशन है। तो हमको पता है कि होमोजीनियस का तो ट्राइवियल होता है, तय ही है। अब क्वेश्चन बोल दिया कि होमोजीनियस तो ट्राइवियल तो तय है ही, और ट्राइवियल के साथ साथ क्या बोल दिया, नॉन ट्राइवियल बोल दिया। तो ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल पॉसिबल तब है जब डेल्टा कितना हो जाए, 0। अभी तुरंत बताएं, निकाल लीजिए लैम्डा यहाँ से। ध्यान, ओनली ट्राइवियल बोलता तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ बोला है नॉन ट्राइवियल, इसका मतलब ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल हुआ, इसका मतलब डेल्टा कितना होगा, 0। समझे? कंडीशन याद रखिए, सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा मतलब डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट 1 2 1, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट 1 लैम्डा 1, थर्ड कॉलम में z का -1 1 और -2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, करिए सॉल्व, एक्सपेंड करिए, करिए एक्सपेंड। फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर देते हैं, तो लिखिए साइन कन्वेंशन, यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो +1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया बाबू, तो नीचे का 4 को बचा ये वाला, लैम्डा बचा, 1 बचा, 1 बचा, -2 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये -2 इस सेकेंड रो में है, सेकेंड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा, 1 1 -1 -2, 1 1 -1 -2। फिर यहाँ 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और ये जो +1 है वो इस थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में है, ऊपर का 4 को बचा, 1 लैम्डा -1 -1 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस में 2 लैम्डा, फिर माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस में 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 1, पहले से माइनस तो प्लस में 1, फिर +1 का मतलब 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा, माइनस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, -2 लैम्डा -1, 1 में से 2 गया तो -1, -1 को -2 से करेंगे तो +2, कितना बचा वहां पर, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, कितना आ गया, ये 1 और ये कट गया, कितना बचा, -2 प्लस लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस में चला गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये दोनों कट, माइनस लैम्डा प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में 2 कट गया ये दोनों, तो देयरफॉर हमारा लैम्डा कितना आ गया, 2, यानी हमारा लैम्डा आ गया 2। यानी जब इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का ट्राइवियल के साथ साथ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी होगा तो लैम्डा कितना आएगा, 2। कंडीशन क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू 0 करना था, ओके। तो बस यही छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखिएगा तो कितना बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन सब जो है आप पलट के देख लीजिए, जेईई मेन हो या एडवांस सब इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। तो चलिए हम आज आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम आपको समझा दिए। अब जो है बात करें तो डिटर्मिनेंट का थ्योरी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे पहले कुछ बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन सब बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उस नया चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कुछ 1-2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सब बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो एग्जाम सब में पूछे गए हैं, जो हमारे जेईई मेन एडवांस का उस टाइप का जेईई मेन में हो आया हो, एडवांस में आया हो, उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसको थोड़ा समझ लें। तो अगर आप लोग सभी को वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।